हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स। तो हम क्या कर रहे हैं, हम डेली यहाँ पे टॉप 10 क्वेश्चंस कर रहे हैं जिसके अच्छे खासे चांसेस हैं आपके यूपीएससी प्रीलिम्स में आने के। राइट, तो देखो, जो ये क्लासेस बच्चे जो अभी नहीं ले रहे हैं, ठीक है, सबसे पहले तो देखो आपके एग्ज़ाम आने वाला है। पॉलिटी का अच्छा खासा उधर रोला आपको देखने को मिलता है। राइट, अच्छा खासा फ्लैक्स देखने को मिलेगा। 10 से 15 क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। और जिस तरीके से पॉलिटिकल कलेश दिख रहे हैं, हो सकता है कि 15 प्लस भी आ जाएं। राइट, इसलिए जो ये क्लासेस है टॉप 10 क्वेश्चंस जो डेली आपके लिए लग रहे हैं कि भाई कलेश हो रहा है, फटाफट से क्वेश्चन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए गाइस, ठीक है। तो इस चीज़ को स्किप मत करो। मैं वैसे भी यहाँ पे जितना हो सके उतना जल्दी चीज़ों को करवाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि ये क्लास एक्चुअली में देखने की क्लास है कि भाई आपको कितना आता है, आपने कितना पढ़ा हुआ है, और कुछ अगर एक्स्ट्रा पॉइंटर्स हैं, ठीक है, तो वो किस तरीके से आपको कवर अप करने हैं। तो आपको जागरूक कर रही है ये क्लास कि आपको कितना आता है, और अगर नहीं आता तो आपको अवेयर भी कर रही है कि भाई ये पॉइंट है, इसको समझ लो, इसको लास्ट मोमेंट पे समझना ईजी रहेगा। राइट, तो ये क्लास जितना हो सके उतना हम क्विकली करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो और अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हो कि हाँ भाई ये वाली चीज़ है, ये चीज़ें मेरे को करनी है, पढ़नी है। राइट, तो इस क्लास को स्किप बिल्कुल भी मत करो एस्पिरेंट्स, सच बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक मैंने किसी प्लेटफॉर्म पे क्लासेस नहीं देखी है। राइट, आई नो आई डोंट हैव अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म, बट दिस क्लास इज रियली 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। दिस विल बी आवर लेक्चर 36 टुडे। राइट, आई वांट कि हम फटाफट से चीज़ें कवर अप करें। राइट, तो चलो कलेश से पहले एक पॉजिटिव नोट यहाँ पे देखते हैं। कीप योर फेस ऑलवेज टुवर्ड द सनशाइन एंड शेडो विल फॉल बिहाइंड यू। राइट, तो देखो कितना ब्यूटीफुल ये कोट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि भाई सनशाइन की तरफ आपका फेस यहाँ पे रखो। मतलब आप अगर सिर्फ अच्छी चीज़ों पे ध्यान दोगे तो जो बुरी चीज़ें हैं वो पीछे चली जाएंगी, ठीक है, फॉल बैक हो जाएंगी। राइट, तो आप क्या करते हो हमेशा, जैसे कि सबकी आदत ये होती है, आपकी लाइफ में अच्छा क्या है उस चीज़ को आप तो इग्नोर कर देते हो, ठीक है, और जो नेगेटिव चीज़ है ना उस पर ज़्यादा फोकस करने लग जाते हो। और ये सबकी गलत आदत है, ये मेरी भी गलत आदत है, ये आपकी भी गलत आदत है, ठीक है। हम ये नहीं देखते कि हमारे पास कितनी ज़्यादा सुविधाएं हैं, कितने ज़्यादा हम लकी हैं कुछ चीज़ों को लेके। राइट, जैसे आप बोलोगे मैम पूरे दिन पढ़ना पड़ता है, करना पड़ता है, लाइक जो एक बार ये तो देखो कि यू हैव वेरी लविंग पेरेंट्स, यू हैव लविंग फ्रेंड्स। पेरेंट्स ने आपको अच्छी कोचिंग में जाने का मौका दिया है। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जिनको मौका भी नहीं मिलता, ठीक है, जिनके पास इंटरनेट नहीं होता, जिनके पास ये एजुकेशन भी नहीं होती है कि भाई यूपीएससी होता क्या है। राइट, तो वो ऐसी चीज़ों में फंसे रह जाते हैं कि हाँ भाई ठीक है, उन्हें पता भी नहीं है और वो पढ़ने के लिए इतने ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं, क्योंकि उनके लिए वो लग्जरी है, आपके लिए वो लग्जरी नहीं है। उसके बाद भी आप उसको प्रेशर लेके बैठे हो, ठीक है। जैसे कि मैंने बहुत सारे एनजीओज वगैरह में पढ़ा है, ठीक है। अभी एक एनजीओ है जहाँ पे जो बच्चे ना सुबह सुबह कचरा वचरा उठाते हैं, तो उनको वो एजुकेशन वहाँ पे देती हैं। यू वॉन्ट बिलीव, वहाँ पे मैं पढ़ाने गई थी, ठीक है, दे वर सो एक्साइटेड कि ओके मैम वी वांट दिस बुक एज वेल, हमें ये कॉपी भी चाहिए, हमें आप नाम लिखना सिखा दो, ठीक है, मेरा नाम की स्पेलिंग कैसी होगी। एंड जब मैं उनके नाम की स्पेलिंग उनको बताती, उनको मैं सिखाती थी, तो दे वर सो एक्साइटेड। अरे मैम अब तुम हम कहीं पे भी जाएंगे तो हमारा नाम लिख सकते हैं, हम तो हमारा सिग्नेचर कर सकते हैं। राइट, सो दैट थिंग जो आपको इतनी ईजिली मिल गई है वो उन लोगों के लिए लग्जरी है। तो इस चीज़ को समझो, और इसलिए पॉजिटिविटी पे ज़्यादा फोकस करो कि आपके पास जो है मैं उसको यूटिलाइज कैसे करूं, नेगेटिव चीज़ों के अलावा। राइट, तो दूसरों के चीज़ों में ये भी देखो। अपन हमेशा कहते हैं अरे यार उसकी लाइफ बढ़िया है, एक बार ये भी तो देखो उसकी लाइफ ख़राब है भाई, मेरी उससे बेटर है, ठीक है। थोड़ा इसी कंपैरिजन से कम दिमाग के अंदर पॉजिटिविटी तो आएगी। वैसे कंपैरिजन तो कभी करना ही नहीं चाहिए, ठीक है, सबकी लाइफ डिफरेंट होती है, वरना सब बोरिंग हो जाएंगे गाइस, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसलिए एक बार अपनी पॉजिटिविटी को देखो, अपने आसपास का माहौल देखो, और ये देखो कि आप इतने लकी क्यों हो, ठीक है। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं कि भाई कलेश यहाँ पे क्या है। तो फॉर्मर JNUSU प्रेसिडेंट फाइल्ड अ फॉर्मल कंप्लेंट विद द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, ओके, NCSC। तो आज का जो कलेश है ना ये है NCSC, दैट इज नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। राइट, दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यस इट इज। क्या ये आता
आता है एग्जाम में बार बार? हाँ जी आता है, इसमें से क्वेश्चंस बार बार आते हैं, और जिस तरीके से आपको कॉलेज देखने को मिल रहे हैं तो इसमें से क्वेश्चंस आने के अच्छे खासे चांसेस हैं। ठीक है, तो कास्टिस्ट रिमार्क यहाँ पे दिए गए, हॉस्टिलिटी टुवर्ड द दलित community, okay, receive the complaint and may examine whether those remarks violate constitutional safeguard against discrimination and promote social harmony। ठीक है, तो भाई NCSC यहाँ पे बनाया गया। ठीक है, क्यों बनाया गया? क्योंकि देखो भाई बहुत मतलब कुल मिला के देखो, अगर आप मतलब बहुत कॉमन सी सेंस की बात करूंगी, अगर आप जैसे कि मेरे पास पेट्स है, मेरे पास पैरट्स हैं, ठीक है, तो देयर आर सन कनूर एंड मतलब होते तो सारे सेम ही पैरट्स हैं, लेकिन अलग सा भी अगर कोई कलर का पैरट होता है, जैसे मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट ब्रीड के पैरट्स हैं, तो अगर कोई पैरट है जो डिफरेंट कलर का है, ठीक है, और एक पैरट है जिनके सेम कलर है, तो भी वो उसको बहुत ज़्यादा परेशान करने लग जाते हैं। ठीक है, होते तो सेम ही है लेकिन उनके व्यूज से वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, पैरट्स तो सेम ही है लेकिन उनके व्यूज से वो डिफरेंट होते हैं कि भाई इसका अलग अलग सा कलर है, इसका ये है वो है। वैसे ही देखो इंडिया के अंदर भी यही चीज़ है कि हम अलग अलग धर्म से आते हैं, अलग अलग रिलीजन से आते हैं, अलग अलग कास्ट से आते हैं, तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है वो एक ह्यूमन बीइंग के रगों में है कि भाई ये हमसे अलग है तो हम इसको डिस्क्रिमिनेट करेंगे यार, हम इसको दबाएंगे। ठीक है, वैसे कभी होना नहीं चाहिए। अगर हम पेरेंट्स की बात करें तो भाई नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन क्या करें भाई, आदत से है मजबूर, और इसी आदत से मजबूर को कैटर करने के लिए बनाया गया NCSC, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, ताकि ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट किया जा सके, क्योंकि उनका इंटरेस्ट भी मैटर करता है गाइज, राइट। हम वी ऑल आर इंडियंस, वी ऑल आर इक्वल। ठीक है, ये जो पुरानी सोच है कि वो डिफरेंट है, हम उससे ऊपर है, हम बहुत सुप्रीम है, भाई ये सोच चली जानी चाहिए। ठीक है, तो हमेशा पता है ये बहुत बड़ी सेइंग है कि भाई दबाए कौन जाते हैं, या तो माइनॉरिटीज़ या SC STs या वुमेन। ठीक है, तो ये हर सोसाइटी के, नॉट ओनली इंडिया, अगर आप दूसरी कंट्रीज़ में भी जाते हो तो वहाँ पर भी यही हाल है बॉस। ठीक है, तो ये हाल हर जगह है। ठीक है, ह्यूमन का एक नेचर हो जाता है कि वो अपने आप को सुप्रीम समझता है, अपनी चीज़ों को सुप्रीम समझता है, और इसीलिए गवर्नमेंट को इंटरवीन करने के लिए ऐसे कमीशंस यहाँ पे बनाने पड़ते हैं। दैट इज़ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। ठीक है, जैसे कि मैं भी अपने तोतों को सीधा करके रखती हूँ कि भाई कैसे मार दिया तुमने, एक कोई वीक सा छोटू सा तोता है उसको मार दिया बड़े वालों ने, तो उनको भी मेरे को सीधा करना पड़ता है। ठीक है, तो इसी तरीके से उस चीज़ को देखने के लिए NCSC यहाँ पे बनाया गया, राइट। तो ये जो कलेश है इसको बहुत सिंप्लीफाई तरीके से 10 क्वेश्चन इसमें से लगाते हैं, जो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपके किस में आने के, पेपर में आने के बॉस। ठीक है, चलो फटाफट से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हियर। ठीक है, जल्दी 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 करेंगे। ठीक है, ओके, ज्यादा नहीं समझाऊंगी मैं, जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, विद रेफरेंस टू इवोल्यूशन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फिर आप ही बोलते हो मैम ज्यादा लंबी क्लास हो गई, अब मैं क्या करूं। द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर ए स्पेशल ऑफिसर फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब अंडर आर्टिकल 338। देखो ये बिल्कुल सही है, और देखो ओरिजिनली सिर्फ एक ऑफिसर की यहाँ पे बात की गई थी। ठीक है, कि भाई एक ऑफिसर यहाँ पे रहेगा ओरिजिनली। ठीक है, फिर क्या होता है 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है। ठीक है, और ये जो ऑफिसर है उसको मेंबर कमीशन में एस्टेब्लिश कर दिया जाता है, इस बात को ध्यान रखना। लिख दूं, देखो है, हाँ ये रहा सेकेंड पॉइंट में है, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ओरिजिनली अगर हम बात करते हैं ना तो एक ऑफिसर ही यहाँ पे रखा गया था कि भाई ये ऑफिसर यहाँ पे रखेंगे, लेकिन जैसे आगे बढ़ते गए तो लगा कि नहीं भाई ऑफिसर के साथ साथ एक मेंबर कमेटी की भी यहाँ पे जरूरत है, एंड दैट्स व्हाई 65th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आता है और इसको एक मल्टी मेंबर कमीशन के रूप में बना देता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती है, फिर आता है 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। देखो थर्ड पॉइंट में वही गिवन है, 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है और 2 सेपरेट बॉडीज बना देता है, SC की अलग बना देता है और ST की अलग बना देता है। ठीक है, तो 338 तो आर्टिकल 338 तो SC का है और आर्टिकल 338A ST का है। ठीक है,
समझ में आ गया? तो इस तरीके से इनको सेपरेट कर दिया जाता है। तो तीनों की तीनों पॉइंट्स बिल्कुल सही है, तो ए गया, ये गया, सी इज द आंसर एंड डी गया। ठीक है, तो वेरी गुड क्वेश्चन आई मस्ट से। पॉइंट बाय पॉइंट इसका इवोल्यूशन लिखा हुआ था, तो ये पॉइंटर्स याद रख लेना। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर। ठीक है, तो हमने देखा आर्टिकल 338, तो आंसर यहाँ पर ए होने वाला है। ठीक है, तो आर्टिकल्स पे मैंने ज्यादा क्वेश्चंस दिए हैं, क्योंकि देखो अगर हम यूपीएससी का पैटर्न देखें ना, तो बहुत बहुत ज्यादा आर्टिकल करने लग गया है बॉस। ठीक है, तो आर्टिकल करने लग गया है, तो हमें भी क्या करना है, हमें भी थोड़ा आर्टिकल्स पढ़ के जाने हैं। ठीक है, हमें यूपीएससी के हिसाब से चलना है, खुद को ये नहीं करना कि भाई यूपीएससी हमारे हिसाब से चलेगा, हम जो पढ़ के गए वही आना चाहिए। नहीं, हमें यूपीएससी को पकड़ना है कि भाई वो क्या चाहता है और हम उस हिसाब से अपने आप को इवॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग कंपोजिशन ऑफ एनसीएससी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो कंपोजिशन की बात करें तो एक चेयरपर्सन होगा, एक वाइस चेयरपर्सन होगा और 3 मेंबर्स होंगे। ठीक है, 1 चेयर, 1 वाइस चेयर और 3 मेंबर्स, और उनमें से एक क्या होनी चाहिए, 1 विमेन होनी चाहिए। मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में, एससी, एसटीज, माइनॉरिटीज और वुमेन, इन्हीं को ही दबाया जाता है, इसलिए वुमेन की रिप्रेजेंटेशन भी यहाँ पे जरूरी होती है। राइट, ठीक है, तो यहाँ पर एक मेंबर क्या होगा, वुमेन होगा। इस बात को ध्यान रखना है। इनको अपॉइंट कौन करने वाला है, प्रेसिडेंट करने वाला है, और टेन्योर इनका 3 इयर्स का होने वाला है। ठीक है, चलो अब देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन, इट कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन एंड 3 अदर मेंबर्स। ये चीज मैंने आपको बता दी है, तो फर्स्ट सही है, तो फर्स्ट दोनों में ठीक है भाई। एटलीस्ट 1 मेंबर मस्ट बी अ वुमन, यस दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, तो ये हटा दीजिए, ये हटा दीजिए। द कंडीशन ऑफ सर्विस आर डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट। देखो यहाँ पे जो करता धरता है ना, वो प्रेसिडेंट होने वाला है, ना कि पार्लियामेंट। ओके, तो भाई ये जो करता धरता है वो पार्लियामेंट नहीं है, वो है प्रेसिडेंट। ओके, तो भाई थर्ड जाएगा यहां से, और आंसर आपका यहाँ पे बी होने वाला है। ए कैसे आ गया भाई, बी है, इसका करेक्शन कर लेना। एक तो देखो अगर मैं पीपीटी डाल रही हूँ, अब मैं पीपीटी डालना भी थोड़ा सा बंद करूंगी, वरना बोलूंगी मैम ये गलत है। एक बार प्लीज लेक्चर्स देख लेना, ठीक है, क्योंकि हम क्या करते हैं साथ में चीजें डिस्कस करके चलते हैं। ठीक है, तो प्लीज पीपीटी में करेक्शन कर लेना, क्योंकि इतनी ज्यादा चीजें होती हैं कि मैं अब टीम भी बहुत ज्यादा बिजी होती है गाइस, तो ये सारी चीजें अगर आप लेक्चर देख रहे हो तो आप हाथों हाथ उस चीज को करेक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं गाइस, 4 पे आते हैं। Okay, with reference to power of NCSC, consider the following. It has power of a civil court while investigating matter. Yes, this is absolutely correct. Civil court की यहाँ पे power होगी। ठीक है, it can enforce its recommendation upon state government. अब देखो जो recommendation है ना वो enforceable नहीं होती है। ठीक है, I know it hurts कि भाई इतनी आपको civil court की power दी है तो recommendation enforceable होनी चाहिए, but ये इंडिया है बॉस। ठीक है, यहाँ पे जितने भी आप institutions देखोगे, commissions देखोगे, committees देखोगे, they are mostly वॉच डॉग दैट इज टूथलेस। राइट, तो इसलिए इनकी जो रिकमेंडेशन होती है डिपेंड्स कि गवर्नमेंट उनको ले रहा है कि नहीं ले रहा है, तो इट इज नॉट एनफोर्सेबल। तो सेकंड आप हटा दोगे, सेकंड आप हटा दोगे। मेरे को भी समझ नहीं आता कि भाई इतनी मेहनत करनी क्यों अगर आपकी रिकमेंडेशन एनफोर्सेबल है ही नहीं। ठीक है, अगर आपकी चीज़ों का पर हाँ इनकी चीज़ों का इम्पैक्ट जरूर पड़ता है, क्योंकि आपको फिर सवालों का जवाब देना पड़ता है ना कि भाई क्यों नहीं लिया रिकमेंडेशन। राइट, तो हाँ रिकमेंडेशन मैंडेटरी नहीं है, बट एट द सेम टाइम ये एक वैल्यू रखता है। ठीक है, जनता देखती है, इंडिया देखती है। राइट, तो आप इस तरीके से हटा नहीं सकते। ठीक है, एक पावरफुल यहाँ पे रिकमेंडेशन है, तो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, इट कैन समन एंड एनफोर्स अटेंडेंस ऑफ विटनेस। यस, क्योंकि क्या है सिविल कोर्ट की पावर है, तो ये चीज भी आती है उसके साथ। तो भाई ये हट गया और आपका आंसर यहाँ पे ए हो गया। ठीक है, चलो फटाफट से चलते हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 5 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शंस ऑफ द एनसीएससी अंडर आर्टिकल 338। ओके भाई, monitoring, safeguarding, provide under the constitution. Yes, this is absolutely correct. Inquiring into specific complaint of deprivation of rights. ठीक है, स्पेसिफिक कंप्लेंट्स में कर सकती हैं। पार्टिसिपेशन इन प्लानिंग प्रोसेस ऑफ सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एससीज। हाँ, दे पार्टिसिपेट, दे प्लान, ऑल्सो गवर्नमेंट आस्क देम प्रायर एज वेल।
जब एससी से रिलेटेड कुछ भी डेवलपमेंट प्लान्स होते हैं तो डायरेक्टली इम्प्लीमेंटिंग वेलफेयर स्कीम्स, नो भाई वेलफेयर स्कीम्स वगैरह ठीक है एग्जीक्यूटिव का पार्ट थोड़ी है, हाँ नहीं है ना बॉस, ठीक है। तो भाई फोर्थ हट जाएगा, फोर्थ हट जाएगा, ये गया और आपका आंसर यहाँ पे बी होने वाला है। चलो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिपोर्टिंग मैकेनिज्म, ठीक है भाई। The NCSC presents his annual report to president. Yes, this is absolutely correct. The president caused the report to be laid before parliament. अब देखो यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, NCSC जो डायरेक्टली जो रिपोर्ट है वो प्रेसिडेंट को देगी। अब जो प्रेसिडेंट है ना वो इनडायरेक्टली कहाँ जाता है, पार्लियामेंट में उसको करेगा, प्लस वो क्या कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट वगैरह में भी ये रिपोर्ट कर सकता है, मतलब गवर्नर वगैरह को भी ये प्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, लेकिन डायरेक्ट सिर्फ प्रेसिडेंट के पास जाने वाली है। सेकंड इज करेक्ट। स्टेट गवर्नमेंट आर कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड टू इंप्लीमेंट ऑल रिकमेंडेशन, नो भाई नो नो नो, नॉट बाउंड, इसलिए आंसर आपका यहाँ पे ए होने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। द चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ एनसीएससी आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, तो आंसर यहाँ पे बी होने वाला है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 रिगार्डिंग टेन्योर एंड रिमूवल ऑफ एनसीएससी मेंबर, ओके, रिगार्डिंग tenure and removal, okay, constitutionally explicitly provide removal procedure similar to UPSC, no 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 no, ऐसा कुछ भी नहीं है NCSC का, ठीक है। they hold ऑफिस एज डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट के प्लेजर पे होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने क्या बोला, प्रेसिडेंट इज करता धरता है। दे होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट, यस। दे होल्ड ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, यस। तो आंसर क्या होने वाला है, 2 और 3 ईयर, आंसर आपका यहाँ पे ए होने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशिएट एनसीएससी फ्रॉम नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। अब देखो ये जो है ना एनसीबीसी, ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल आपको देखने को मिलेगी, लेकिन इसका जो टॉप 10 क्वेश्चन है वो हम आगे वाले लेक्चर्स में करेंगे, बट स्टिल इसके डिफरेंसेस क्या है वो हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, ओके, NCSC is a constitutional, NBSC is a statutory, no they both are constitutional, तो फर्स्ट जाएगा। NCSC is under article 338 and NCBC under article 338B, यस। तो ए वो हो गया 338 SC, 338 A ST और 338 B NCBC, हाँ तो ये करेक्ट है भाई, ठीक है। तो सेकंड करेक्ट है। थर्ड पे आते हैं, बोथ हैव सिविल कोड पावर्स, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बट यहाँ पे पूछा गया है डिफरेंशिएशन, ठीक है, तो ये तो सिमिलैरिटी है ना बॉस, ठीक है, कि दोनों के पास है, तो डिफरेंशिएशन पूछा है तो सिमिलैरिटी है, तो आंसर हम यहाँ पे करेंगे ए, ठीक है भाई, इसका भी करेक्शन कर लेना, ठीक है, क्योंकि वो सिमिलैरिटी है, हमें डिफरेंशिएशन देखना है। क्वेश्चन नंबर 10 विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिफ्लेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड रिगार्डिंग कंसल्टेशन विद एनसीएससी, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड, ठीक है भाई। द यूनियन एंड स्टेट शॉल कंसल्ट एनसीएससी ऑन ऑल मेजर पॉलिसी मैटर्स अफेक्टिंग एससीज, देखो ये सही है, यूनियन और स्टेट्स को यहाँ पे कंसल्ट करना पड़ता है एनसीएससी को, ठीक है, अगर वो मेजर पॉलिसीज बना रहे जो अफेक्ट करती है एससीज को, इसलिए तो ये बनाया गया है ताकि भाई गवर्नमेंट भी यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन ना कर सके, ठीक है, वो भी यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज ना करे। तो भाई फर्स्ट सही है, कंसल्टेशन इज मैंडेटरी बिफोर इंट्रोडक्शन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अफेक्टिंग एससी सेफगार्ड। अब देखो अगर हम आर्टिकल 338 देखते हैं, ठीक है, आर्टिकल 338(9) अगर हम देखते हैं तो कंसल्टेशन मैंडेटरी है, ये गिवन है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है, तो ये मैंडेटरी है, तो सेकंड भी बिल्कुल सही है। थर्ड, फेलियर टू कंसल्ट डज नॉट ऑटोमेटिकली इनवैलिड लेजिस्लेशन। अब इस बात को ध्यान रखना कि हाँ भाई अगर ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा होता है कि इन्होंने कंसल्ट नहीं किया तो भाई ये जो मैटर है ना ये कोर्ट में चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कोर्ट ने खुद कहा है कि भाई कंसल्टेशन डज नॉट ऑटोमेटिकली इनवैलिड लेजिस्लेशन, आगे जाके अगर हमें लगता है कि हाँ भाई ये चीज यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज कर रहा है एससी को तो हम उसको इनवैलिड डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन ऑटोमेटिकली नहीं होगा, ठीक है। तो कोर्ट ने अगर खुद कहा है तो हम भी भाई साहब मान लेंगे, तो थर्ड भी सही है, तो आंसर आपका यहाँ पे डी होने वाला है, ठीक है। तो इसी तरीके से डी है इसका आंसर, ठीक है।
तो इसी तरीके से हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, डेली क्वेश्चंस करने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। डेली करेंगे, फटाफट करेंगे, क्विकली करेंगे, ठीक है। मैं जितना हो सके उतना क्विकली करूंगी, ज़्यादा डीप एक्सप्लेनेशन यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि ये क्विक रिविजन सीरीज है आपके प्रीलिम्स से पहले। तो चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहो गाइज, आगे बढ़ते रहो।